हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का हमारा नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो चीजें। पहली है हमारी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड दूसरी है हमारी कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि हमारा जो डिसइंटीग्रेशन विघटन था उसके क्या क्या कारण थे और फिर उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो आइए हम कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंटरनल वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कि जो हमारा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र था सोवियत यूनियन का, उसके अंदर एक आंतरिक कमजोरी आ गई थी। और वो आंतरिक कमजोरी क्यों थी? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टैग्नेशन थी और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर ग्रोथ ना हो, जिसके अंदर कुछ भी चेंज ना हो रहा हो, जो जैसा था वैसे ही रुका हुआ था। जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया तो उससे क्या हुआ? उससे एक चीज हुई कि जो जितने भी कंज्यूमर शॉर्टेजेस, जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे, उनकी शॉर्टेजेस होने लग गई सोवियत यूनियन के अंदर। क्या होने लग गया? कंज्यूमर गुड्स भी मैंने आपको बताया था, जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जितने भी वे गुड्स थे, जितनी भी वे कमोडिटीज थी, उनकी जो थी वो शॉर्टेजेस स्टार्ट हो गई। और जो लोग थे उन्होंने सोवियत सिस्टम को डाउट करना शुरू कर दिया और वो बहुत ही खुल के बोलने लग गए कि अब हमारा जो सोवियत सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो पहली चीज क्या थी? इंटरनल वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा आता है ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोवियत यूनियन ने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से, या हम बोल सकते हैं बहुत ही ओवर यूज किया था, उसका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। एक्सप्लॉयटेशन क्यों किया था? दो कारणों की वजह से एक्सप्लॉयटेशन किया था। पहली थी आर्म्स रेस, अपनी आर्म्स रेस के लिए उसने किया था। आर्म्स रेस का क्या मतलब है? जो वो हथियारों की होड़ हो रही थी, हथियार बनाने के लिए उसने अपने संसाधनों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज किया। और दूसरा था कि उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता था, बहुत सारे रिसोर्स लगते थे। किस लिए? जिससे कि वो सेंट्रल रिपब्लिक को यूएसएसआर के साथ रख पाए, क्योंकि जो सेंट्रल रिपब्लिक थी वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। तो उनके डेवलपमेंट के लिए यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा पैसे सेंट्रल रिपब्लिक में लगाए थे और बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज भी सेंट्रल रिपब्लिक्स की डेवलपमेंट के लिए लगाए थे, जिससे कि वो सेंट्रल रिपब्लिक्स जो है यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ रह सकी। तो इन दो कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं कि वहां पे ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ। फिर हमारे पास आता है स्टैग्नेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस। जो हमने बात की थी कि इंटरनल वीकनेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों आई। एक था हमारा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इसको आप अपना 8th पॉइंट बना सकते हैं, एंड एक था हमारा पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन थी, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन थी। इसका मतलब क्या है कि 70 साल से सिर्फ एक ही पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही सोवियत यूनियन के अंदर राज कर रही थी। वो पूरी करप्शन से भरी हुई थी, प्लस जो थी वो अपनी अकाउंटेबल नहीं थी अपने लोगों की तरफ, अपने सिटीजन्स की तरफ, वो जवाबदेही नहीं थी अपने नागरिकों की तरफ। तो उसी कारण की वजह से बोला गया है कि स्टैग्नेंट था। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेक्टर भी। क्यों था? क्योंकि एक ही पार्टी 70 साल से राज कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो गई थी, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बेईमानी की भावना आ गई थी। और जो तीसरा था वो था हमारा कि वो बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं थी। फिर हमारे पास आता है प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू इट्स पीपल। जो सोवियत यूनियन था वो समय समय पर अपने लोगों को गलत सूचनाएं दिया करता था कि जो सोवियत यूनियन है वो अमेरिका की टक्कर का है या अमेरिका से बेहतर है। ऐसी इंफॉर्मेशन वो अपने लोगों को दिया करता था। लेकिन जब लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी कि सोवियत यूनियन तो बहुत ज्यादा पिछड़ गया है अमेरिका से, तो उन लोगों के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया, बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए। हमने बोला था कि उन्होंने बोरिस येल्टसिन की लीडरशिप के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन के विघटन की मांग की। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। फिर हमारे पास आता है पार्टी मेंबर्स वर हैविंग द मोर प्रिविलेजेस, कि जो पार्टी मेंबर्स थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे। लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन थे, जो आम जनता थी, उनको वो प्रिविलेजेस, उनको वो फायदे, उनको हम बोल सकते हैं प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल अटेंशन। तो उनको वो स्पेशल अटेंशन नहीं
नहीं मिलती थी उनको वो फायदे नहीं मिलते थे, जबकि पार्टी के लोगों को वो मिलते थे। तो एक कारण ये भी था। फिर हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी गोर्बाचेव की पॉलिसी, जिसके अंदर हमने बताया था कि गोर्बाचेव की पॉलिसी की वजह से किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ। कौन कौन सी दो पॉलिसी थी मेन, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, उनकी वजह से जो था सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसके अंदर बस एक चीज बताने वाली है कि जब गोर्बाचेव अपने सुधार ला रहा था, अपने रिफॉर्म्स ला रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन की आम जनता थी उसको ऐसा लगता था कि गोर्बाचेव बहुत ही आराम से चल रहा है, यानी कि अपने रिफॉर्म्स को बहुत ही आराम से इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास यूएसएसआर की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि गोर्बाचेव जो है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि उनकी जितनी भी राइट्स थे वो भी जो भी वो करप्शन कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे थे, उनके जितने भी प्रिविलेजेस थे वो भी कम होते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। तो एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा आराम से चल रहा है, और दूसरी तरफ उसी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। और जो लोग गोर्बाचेव को सपोर्ट करते थे उनका भी धीरे धीरे मानना ये हो गया था कि गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोर्बाचेव तो अपनी ही पॉलिसी जो वो अपने ही सुधार लेके आया है उनको ही डिफेंड नहीं कर पा रहा है, उनका ही बचाव नहीं कर पा रहा है, या उनकी सफाई में कुछ नहीं बोल पा रहा है। और इस तरीके से जो गोर्बाचेव था वो जनता से, अपने सपोर्टर्स से, और साथ में जो पार्टी थी सभी तरफ से वो अपना सपोर्ट खो बैठा था, और ये भी एक मेन रीजन था डिसइंटीग्रेशन के लिए। फिर हमारे पास आखिरी पॉइंट आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी, यानी कि क्या है, लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो उत्पन्न हो गई थी। आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि नेशनलिज्म जो इन इंडिया हुआ था, जो राष्ट्रवाद इन इंडिया हुआ था, उसी के कारण हमें आजादी मिली थी। उसी तरीके से लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई थी कि हम अब अलग होना चाहते हैं, अब हम आजाद होना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि उनकी कंट्री सवरेन बन जाए। सवरेनिटी का मतलब होता है, सवरेनिटी का मतलब हमारे प्रेम्बल में भी मेंशन है सवरेनिटी का मतलब है कि हम या बोल सकते हैं कि एक कंट्री के पास राइट्स हो कि वो अपने सभी अफेयर्स को, अपने सभी जो इश्यूज है उनके ऊपर वो खुद डिसीजन ले सके, बिना किसी इंटरनेशनल अफेयर्स के या बिना किसी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस के। यानी कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंट्री का, हम बोल सकते हैं किसी भी वो दूसरे देश का कोई भी वर्चस्व नहीं होना चाहिए उस कंट्री के ऊपर, और वो अपने डिसीजंस, अपने जो उसके कानून है या अपने जो वो निर्णय लेना चाहता है वो खुद ब खुद ले सकी। तो ये थे हमारे कारण जिसकी वजह से जो यूएसएसआर था वो उसका विघटन हो गया था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। ये 7 कारण यहाँ पे हैं, और एक कारण हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि विघटन के परिणाम क्या क्या थे। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ विघटन का, कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। अब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो हमारा जो शीत युद्ध था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच में था, और उसमें से सोवियत जो संघ था वो खत्म ही हो गया, वो उसका विघटन ही हो गया। तो हमारा साथ में जो कोल्ड वॉर था, यानी कि जो विचारधारा का युद्ध था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया। फिर हमारे पास आता है एंड ऑफ आर्म्स रेस। अब आर्म्स रेस भी, हथियारों का जो होड़ था वो भी खत्म हो गया, और जब दोनों जो सुपर पावर्स थी वो अब इतना मतलब हथियारों को, दो तो सुपर पावर बची ही नहीं थी, सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर थी, लेकिन जो कंट्रीज थी वो इतना ज्यादा उसके अंदर हथियार बनाने की उसमें दिलचस्पी नहीं रखने लगी थी, क्योंकि आर्म्स रेस यानी कि हथियारों की होड़ जो थी वो खत्म हो गई थी। अब हमारे पास आता है पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, यानी कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे रिलेशंस होते थे, जो आपस में देशों के संबंध होते थे, वो बदलने लगे। पहले क्या होता था कि जितनी भी सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी, जितनी भी 15वीं रिपब्लिक्स थी, उनका कोई भी संबंध नहीं होता था यूएसए या फिर उनकी जो उसके गुट में, यूएसए के गुट में जो कंट्रीज थी उनके साथ। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इनके बीच में संबंध उत्पन्न या संबंध इस्टेब्लिश होना शुरू हुए, जो उनके बीच में ट्रेड होना भी शुरू हुई, यानी कि वो एक दूसरे की मदद करना शुरू करे। मतलब जितनी भी हमारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, उन्होंने अपना जो अमेरिकी गुट था, उनकी जो कंट्रीज थी, उनके साथ एक अच्छे संबंध इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। तो यानी कि पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। फिर हमारे पास आता है यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर, कि अब जो था हमारा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, हमारे पास 2 सुपर पावर्स थी पहले, जिसमें से एक जो थी वो नष्ट हो गई, वो खत्म हो गई, तो सिर्फ एक ही बची यूएसए। तो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही सुपर पावर
एक ही महाशक्ति रह गई और वो कौन थी, वो थी यूएसए। अब डिसइंटीग्रेशन, जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो जितनी भी सभी 15 कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट, वो आजाद होने लगी। अब वो आजाद हुई तो उनको बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार की आवश्यकता होगी। एक तो उनके देश में जो थी साम्यवादी यानी कि सोशलिज्म था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, तो उससे भी एक शिफ्ट लेके आना था। तो क्या था, वर्ल्ड बैंक जो हमारा अंतरराष्ट्रीय बैंक है, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, they become the powerful advisors to the post सोवियत कंट्रीज। पोस्ट सोवियत कंट्रीज यानी कि जो विघटन के बाद जो हमारे पास देश आए, उनके लिए पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक एंड पावरफुल एडवाइजर्स यानी कि वो उनकी मदद करते थे जिससे कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा सके और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सके। सो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ become important advisors to the post Soviet countries। देन हमारे पास आता है emergence of new countries। हमने बोला कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो 15 नए गणराज्य, 15 जो नई रिपब्लिक्स थी वो उभर कर आई, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी नई कंट्रीज आई, न्यू कंट्रीज का उदय हुआ। सो बहुत सारी जो नई कंट्रीज थी दे वर गेटिंग इंडिपेंडेंट एंड दे emerged as the new country in the international arena। Then we are having democracy gained importance। अब हमने बोला कि जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ था वो पावरफुल एडवाइजर्स बन गए इन कंट्रीज के लिए। और पावरफुल एडवाइजर्स किस सेंस में बना, एक तो कैपिटलिज्म में अडॉप्ट करने के लिए, और दूसरा कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं बट कुछ ना कुछ इन्होंने रोल प्ले किया था जिससे कि इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाए। और साथ में जो हमारी ये कंट्रीज थे खुद भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की तरफ यानी कि कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहती थी, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के गुट में रहकर ये समझ चुकी थी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो डेमोक्रेसी गेन्ड इंपॉर्टेंस, इसी कारण की वजह से जो लोकतंत्र था उसकी एक महत्व उसका जो था वो बढ़ गया था। फिर हमारे पास आता है शॉक थेरेपी वाज एडॉप्टेड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम था डिसइंटीग्रेशन का, और वो क्या था, शॉक थेरेपी जो थी वो एडॉप्ट कर ली गई थी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड एक चीज और कि नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आएगी, जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे वो डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।